देखिए, आंकड़ों का एकत्रित तो हमने कर ही लिया, मतलब आंकड़ों का संकलन हो चुका है। संकलन मतलब कलेक्शन हमने कर लिया, हमारे पास आंकड़े इकट्ठा हो चुके हैं। अब क्या? आंकड़ों के संकलन करने के बाद बारी आती है जो संकलित आंकड़े होते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। हमारे पास ढेर सारे आंकड़े होते हैं, अनगिनत आंकड़े होते हैं, लेकिन अब उसको पढ़ना भी है, उनको समझना भी है, उनका विश्लेषण करना है। तो क्या जैसे आपने आंकड़ों का संकलन किया है, बिल्कुल वैसे ही उसको आप जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं? तो हमारा आंसर मिलेगा नहीं। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो संकलित आंकड़े हैं वो अभी व्यवस्थित नहीं है। तो हमें क्या होता है, आंकड़ों को सही रूप में, सही तरीके से उसके गुण के आधार पर, ठीक है ना? अलग-अलग वर्गों के आधार पर क्या करना होता है, ग्रुप में बाँटना होता है। तो गुण के आधार पर या फिर वर्ग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर, किसी भी एक निश्चित विशेषता के आधार पर समंकों को अलग-अलग वर्गों में बाँटने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे बोलते हैं समंकों का वर्गीकरण, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आज की इस पूरी क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और किस आधार पर होते हैं, दैट मीन्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? तो बने रहना है लास्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? समंकों के वर्गीकरण के अर्थ की। क्या अर्थ होता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एकत्रित समंकों का अध्ययन हम ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो आंकड़े होते हैं ना, वो सारे मिक्स किए होते हैं, अलग-अलग गुणों वाले होते हैं, अलग-अलग जात के होते हैं, अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो उन सबको एक निश्चित गुण के आधार पर एक निश्चित वर्ग प्रदान करना आवश्यक होता है। तो ऐसे में समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, यानी कि विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। इस चीज को प्रोफेसर कॉर्नर ने अपने शब्दों में बताया है। क्या कहा है? कि वर्गीकरण तत्वों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। इससे व्यक्तिगत इकाइयों में विविधता पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त की जाती है। मतलब जब हम आंकड़ों को उसकी समानता या सदृशता के आधार पर उसको एक निश्चित समूहों में बांटते हैं, जिससे एक रूप के, एक गुण के समूह एक साथ रखे जा सके, जिसको अध्ययन करना क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है। ठीक है? अब बात करते हैं कि वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएँ कि मतलब किन विशेषताओं को ध्यान में रखना है, मुख्य लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक भी ध्यान रखें कि वर्गीकरण का मतलब होता है निश्चित गुण के आधार पर वर्ग में बाँटना। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं। वर्गीकरण में संकलित संबंधों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्या? संबंधों के आधार पर जो भी आपके पास आंकड़े होते हैं ना, उस आंकड़ों को, एक उस आंकड़ों के बीच में संबंध होता है, उन संबंधों को पहचाना जाता है। तो उसके बाद उसको एक संबंधित वर्ग में बांटा जाता है। तो जो विभिन्न वर्ग तैयार किए जाते हैं का विभाजन संबंधों में पाए जाने वाली समानता या सजातीयता के आधार पर किया जाता है। मतलब जो भी वर्ग हम तैयार करते हैं, उसमें समानता और सजातीय देखते हैं। अगर एक समान, एक एक जैसे आंकड़ों को हम एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। समूह को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार किया जाता है कि विविधता में एकता, मतलब आंकड़े अलग-अलग हो लेकिन उसको एक तरीके से, एक रूप, एक सौजन्य से रखना आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य की या कार्य की। किस उद्देश्य से वर्गीकरण किया, नहीं, आंकड़ों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता की पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है ताकि तथ्यों का सरलीकरण हो सके, क्योंकि हम मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं उसको हम यूं ही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें अलग अलग गुणों वाले, अलग अलग प्रारूप वाले, अलग अलग तरीके आंकड़े एक साथ होते हैं। मतलब आंकड़े बड़े कठिन होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जिनको सरल तरीके से समझना है तो उसको वर्गीकृत करना जरूरी हो जाता है। नंबर 2, तत्वों को तुलनीय बनाना, क्योंकि हमारे पास एक साथ सारे आंकड़े होंगे तो उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ठीक उसको अगर ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स है, हमने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में बच्चों को अगर बांट दिया डिवीजन के साथ, तो ऐसे में कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट ला रहा है तो उसमें कौन सी चीज गुण है, सेकंड डिवीजन ऐसा क्या कमी रहेगी तो उसको सेकंड पोजीशन आए, थर्ड पोजीशन में क्या है, तो आसानी से हम एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आंकड़ों की उपयोगिता।
वर्गीकरण का सबसे प्रमुख उपयोगिता यही होती है कि जो आंकड़े हमारे पास हो उसको एक सही तरीके से व्यवस्थित करें ताकि उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो, उसको अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना। आंकड़ों को यूं ही रख देना नहीं, उसको सही क्रम में, सही प्रकार से जो है प्रस्तुत करना, ताकि उसका सारणीयन सही तरीके से किया जा सके, ताकि उसका सांख्यिकीय विश्लेषण सही तरीके से किया जा सके और ये सब वैज्ञानिक रूप में होना चाहिए। इसीलिए वर्गीकरण आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आंकड़ों को देखिए आपके पास आपने क्या करी कपड़े सुखाने के लिए डाले। आपने जो है कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं और क्या किया कपड़े सूख गया लेके आके आपने एसिड ढक दिया। ठीक है ना? कपड़े इधर-उधर बिखेर के रख दिए। तो क्या होता है ना, तो उसने अब आपने क्या कर दिया, उसको सही में दिखने नहीं लगता, बड़ा गंदा लगता है, कपड़ा भरा-भरा सा लग जाता है, बेकार होता है। आपने क्या कर दिया, शर्ट के कपड़े तय किए, बढ़िया फ़ोल्ड करके एक जगह रख दिए, टी-शर्ट एक जगह रख दिए, पैंट्स अलग जगह रख दिए, फिर इसको सही जगह पे सही अलमारी में रख देंगे, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, आराम से ढूँढने में भी आसानी होगी। तो ये होता है वर्गीकरण। समझ में आ गया? जैसे आप कपड़ों का करते हैं, बिल्कुल सेम आँकड़ों का भी किया जाता है। अब बात होती है जब भी हम वर्गीकरण करते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि वर्गीकरण करने के लिए सबसे अच्छा वर्गीकरण कैसे हो, किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले व्यापकता, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम वर्ग बना रहे हैं, उस वर्गों में जितने भी आंकड़े हमारे पास है, सारे सारे आंकड़े उसके अंदर आ जाने चाहिए। हमारे पास जो वर्ग होती है उसके गुण स्पष्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक गुण के अंदर दूसरे गुण को डाल दे रहे हैं, तो इससे हमारा जो है वर्गीकरण सही नहीं बनेगा। वर्गों की पारस्परिक पृथकता होनी चाहिए, जो ग्रुप बनाते हैं उसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि इसमें ये है, इसमें ये है और दोनों अलग-अलग क्यों है। स्थिरता होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए ताकि समय-समय पर वर्गों में बदलाव किया जा सके। उद्देश्य के आधार पर अनुकूलता होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी आंकड़े हम रखते हैं वो सारे आंकड़े एक ग्रुप में एक जैसे आंकड़े हमारे होने चाहिए। तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए एक सही वर्गीकरण को करते वक्त। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है कि आंकड़ों का वर्गीकरण की प्रमुख विधियां यूं कहें कि किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मैंने कहा था ग्रुप में बांटना है, ग्रुप में बांटना है, तो ग्रुप में बांटने का भाई कुछ तो वैज्ञानिक आधार होगा। तो आंकड़ों को वर्गीकृत करने के 4 प्रमुख आधार होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। नंबर 1 भौगोलिक के आधार पर, नंबर 2 समय के आधार पर, नंबर 3 गुण के आधार पर और नंबर 4 संख्याओं के आधार पर। तो ये चारों वर्गीकरण किस प्रकार से होते हैं? चलिए इसको आप मैं जो है आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, उदाहरण लेके। लेकिन ये जो थर्ड नंबर है ना देखिए इसके भी गुण के आधार पर, क्योंकि गुण एक गुण हो सकता है, एक से ज़्यादा गुण हो सकते हैं। तो जब एक गुण होता है तो उसको साधारण वर्गीकरण बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा गुण होते हैं तो उसको बहुगुण यानी कि मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं हम। नंबर 1 भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक मतलब जगह के आधार पर। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर होता है, स्थान चाहे देश हो, अलग-अलग देशों का, प्रदेश हो, शहर हो, जिला हो या गांव हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो क्षेत्र के आधार पर, स्थान के आधार पर जब आंकड़ों को वर्गों में बांटा जाता है तो उसको भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अनाज के उत्पादन की, कि अनाज के उत्पादन को शो करना है, तो हमने एक तरफ ले लिया राज्य, किन-किन राज्यों में कितना अनाज, एक तरफ होता है हम ले लेते हैं उत्पादन किसमें, टन में। तो हम बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में कितना अनाज उत्पादन होता है, पंजाब में कितना होता है, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल में कितना होता है, हरियाणा में क्या हो रहा है, तो ये स्थान है। तो स्थान के आधार पर उत्पादन हम देखेंगे, तो ये इस तरह से जब आंकड़ों को हम बाँटते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक मतलब क्योंकि स्थान के आधार पर आंकड़ों को क्या कर दिया गया है, बाँटा गया है, नंबर 1। नंबर 2 जब आंकड़ों को समय के आधार पर यानी कि आंकड़ों को विभाजित करने का जो बेस होता है ना, वो क्या होता है, समय के आधार पर होता है। चाहे वर्ष हो, चाहे माह हो, चाहे सप्ताह हो, चाहे घंटा हो, चाहे मिनट हो, चाहे सेकंड हो, च कुछ भी हो, ठीक है ना? जब समय बेस होता है, समय के आधार पर जैसे एक तरफ हमने ले लिया वर्ष, ठीक है ना? एक तरफ ले लिया वर्ष ले लिया और दूसरी तरफ लिख लिया हमने उत्पादन की मात्रा, उत्पादन, ठीक है ना? हम लेते हैं मान लो वर्ष के आधार पर गेहूँ के उत्पादन, एक तरफ लेते हैं टन, तो वर्ष 2019 में कितना उत्पादन हुआ?
2169, ठीक है ना। 2020 में कितना उत्पादन हुआ, 1330। 2021 में कितना उत्पादन हुआ, 2350। तो ये जो वर्ष समय के आधार पर हम आंकड़ों को बांट रहे हैं, तो इसे समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ष वगैरह कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, लेकिन समय होना चाहिए। तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण। जब हम आंकड़ों के गुण के आधार पर, गुण मतलब जैसे साक्षरता हो गया, धर्म हो गया, ठीक है ना, अमीर गरीब हो गया, महिला पुरुष हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हम जब आंकड़ों के गुण के आधार पर उसको अलग अलग वर्गों में बांटते हैं तो गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और गुणों का वर्गीकरण दो प्रकार के हो सकता है, एक है साधारण वर्गीकरण, दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। तो यहाँ पर साधारण वर्गीकरण क्या होता है, एक ऐसा वर्ग जहां पर एक गुण की उपस्थिति और उसी की अनुपस्थिति के आधार पर जब दो वर्गों में आंकड़ों को बांटा जाता है, ठीक है ना, दो वर्ग होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे एक स्त्री है तो दूसरा पुरुष है, शिक्षित अशिक्षित, विवाहित अविवाहित। तो ऐसे वर्गीकरण को हम साधारण वर्गीकरण के नाम से, जैसे हमें दिखाना है छात्रों की संख्या, क्या शो करना है, छात्रों की संख्या को शो करना है। छात्रों की संख्या एक तरफ हमारा हो गया कक्षा और एक तरफ हो गए बालक, फिर है बालिका। यहाँ पर हो गया कुल। कक्षा 11 में कितने बालक है, 20, बालिका कितनी है, 25, टोटल कितनी हो गए, 45। कक्षा 12 में बालक कितना है, 24, बालिका कितना है, 20, टोटल कितने हो गए, 44। तो ये जो वर्गीकरण होता है यहाँ पर केवल एक ही गुण को शामिल किया गया है, बालक और बालिका दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसको हम साधारण वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। जबकि जब आंकड़ों में एक से अधिक गुण विद्यमान होता है, एक से अधिक गुण के आधार पर जब वर्ग तैयार किया जाता है तो उसे बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही हमें छात्र की संख्या दिखाना है, क्या दिखाना है, छात्र संख्या, लेकिन एक से ज्यादा गुण होंगे। अब छात्र संख्या को हम बांटेंगे अलग अलग गुण के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर हो गई ये कक्षा, एक तरफ हमने ले लिया विज्ञान वर्ग के छात्र और दूसरी तरफ हम ले लेंगे वाणिज्य वर्ग के छात्र, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी दो ग्रुप बन जाता है, एक तरफ हो गया बालक, फिर है बालिका, फिर है कुल। यहाँ पर भी सेम भाई, बालक, बालिका और कुल। कक्षा 11 में कितने बालक है, विज्ञान वर्ग में 10, बालिका 12, टोटल है कुल। वाणिज्य वर्ग में कितने बालक है, बालक है 12, बालिका है 15, टोटल है 27, ठीक है ना। उसी तरह कक्षा 12 में कितने हैं, बालक है 12, बालिका है 10, कुल हो गए 22। उधर वाणिज्य वर्ग में बालक है कितना, 15, बालिका है 16, टोटल होगा 31। तो ये जो वर्ग होते हैं यहाँ पर देखिए दो गुण है, एक तो हमारा हो गया सेक्शन और दूसरा बालक बालिका। जब एक से अधिक गुण के आधार पर हम जो है आंकड़ों को बांटते हैं ना तो बहुगुण वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो ये गुण के आधार पर हो गया। फिर चौथा वाला होता है संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गात्मक वर्गीकरण। संख्या के आधार पर, जब अंकों के आधार पर, अंक मतलब जैसे आयु हो गई, लंबाई है, वजन है, मूल्य है आदि के आधार पर जब हम संख्याओं को मतलब आंकड़ों को विभाजित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ लिखा आय, जब आय के आधार पर, और एक आय और दूसरा होता है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की क्या हो गया, संख्या। जब 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले कितने मजदूर है, 20, ठीक है। 550 रुपये कमाने वाले कितने हैं, 15। 600 रुपये कमाने वाले कितने हैं, 18। तो जब हमने यहाँ पर क्या किया, अंकों के आधार पर बांट दिया, अंक मतलब आय के आधार पर जब हम संख्याओं को बांटते हैं संख्यात्मक, और यहाँ पर जो संख्यात्मक इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। अब चर भी कई टाइप के होते हैं। चर को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक होता है खंडित चर, दूसरा होता है अखंडित चर। खंडित जिसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं और अखंडित जिसको कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। चर मतलब वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो खंडित चर वह चर होता है जिनके मूल निश्चित और पूर्णांक के रूप में होते हैं, जिसमें कोई विस्तार नहीं होता, मतलब जिसमें ग्रुप नहीं होता, जिसमें कोई अंतर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ ले लिया, जैसे हमने ले लिया किस चीज को, खंडित चर में हमने एक तरफ लिया आयु,
और दूसरा हो गया छात्र संख्या। हमें देखना है 12 वर्ष वाले कितने छात्र है 20, 15 वर्ष वाले कितने छात्र है 24, 18 वर्ष वाले कितने छात्र है 30। तो ये जो हमारा खंडित चर है, क्योंकि एक पार्टिकुलर हमारे पास अंक के इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखे, इसमें किसी प्रकार का हमें गैप नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये ग्रुप में बटा हुआ नहीं है, एक विशेष है, इसमें एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच निश्चित अंतर होता है, ठीक है, निश्चित अंतर होता है। जबकि दूसरा जो है खंडित चर होते हैं। खंडित चर या इसको सतत श्रेणी भी बोलते हैं, सतत चर भी बोलते हैं, कंटिन्यूस, जिसमें निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है, कोई भी मूल्य हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास सीमा दे रखी होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा वर्गांतर दे रखा है, क्या दे रखा है वर्गांतर, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। 10 से 20 वाले हमारे बोले संख्या, छात्र संख्या, 10 से 20 वाले जो हमारे 5 छात्र है, 10 से 20 वाले हमारे पास 25 छात्र है, 20 से 30 वाले 6 छात्र है। तो ये जो वर्गीकरण होता है ना, इसको अखंडित चर बोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है समांकों के वर्गीकरण में किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। हिचकिचाना नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, यूज कीजिए, डाउट लिख के भेजिए। थैंक यू एंड